वेलकम टू नॉइज एक्सप्लेनर। स्पॉयलर्स अहेड, सो वॉच आउट। स्टोरी की शुरुआत होती है एक न्यूज ब्रॉडकास्ट से, जिसमें बताया जाता है कि डून सीरियल किलर केस में और विक्टिम्स मिले हैं। किलर अब तक पकड़ा नहीं गया और 20 से ज्यादा मर्डर्स हो चुके। सिटीजन्स हेला वरीड हैं। क्राइम्स एक ही मेट्रोपॉलिटन एरिया में हुए हैं, लेकिन विक्टिम्स के बीच कोई क्लियर कनेक्शन नहीं है, न एज न जेंडर। ये क्राइम्स इनडिस्क्रिमिनेट लग रहे हैं। पुलिस ये भी सस्पेक्ट कर रही है कि ये एक कॉपी कैट का काम हो सकता है। तभी एक महिला की आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि उसकी सिस्टर का मर्डर हो गया। सीन शिफ्ट होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया की ओर, स्पेसिफिकली WBC, जहां एक महिला लिसला को इंट्रोड्यूस किया जाता है। वो अपने डेस्क पर काम कर रही है, टाइपिंग अप स्टोरी अबाउट एक फैमिली ऑफ 4 जो रॉबरी मर्डर का शिकार हो गई। वो साई करती है और सिर पकड़कर सोच में पड़ जाती है जब अचानक कोई उसे पुकारता है। यहाँ हमें एक आदमी से मिलवाया जाता है जिसका नाम योहान है। वो पूछता है कि क्या उसके हेडेक्स फिर से शुरू हो गए हैं और सजेस्ट करता है कि उसे किसी क्वाइटर जगह मूव कर जाना चाहिए। सीन डिनर टेबल पर शिफ्ट होता है जहां सभी साथ में डिनर कर रहे हैं। लिसला अपोलॉजीज करती है और कहती है इट्स ओके, बस मैं थोड़ी स्पेस आउट हो गई थी। योहान उसे याद दिलाता है कि उसने लास्ट टाइम भी यही कहा था और फिर उल्टी कर दी थी। टेबल पर बैठे दूसरे आदमी ने कहा कि ये एक्सपेक्टेड है क्योंकि ये सब कुछ हफ्ते पहले ही हुआ है। टेबल पर एक एम्प्टी सीट है जिस पर लिसला का ध्यान जाता है। वो दुखी आंखों से उस खाली जगह को देखती है और अपनी सिस्टर को याद करती है कैसे वो उनके साथ ड्रिंकिंग कर रही थी, मस्ती कर रही थी। फिर फ्लैशबैक में वो मॉर्ग में अपनी बहन का चेहरा पहचानती है। वो रोती है और कहती है कि उसकी बहन का चेहरा, जो वो हमेशा पेल होने की शिकायत करती थी, अब उससे भी ज्यादा पीला लग रहा था। उसके हाथ पर एक नंबर कार्व किया हुआ था जो एकदम क्लियर दिख रहा। ये इस बात का सबूत था कि दुनिया का सबसे इनफेमस सीरियल किलर, जिसे लोग नंबर कहते हैं, ने ये क्राइम किया। योहान पूछता है कि अब तक कितने लोग मारे जा चुके हैं। वो गेस करता है कि ये नंबर 30 के आसपास हो। दूसरा आदमी कहता है कि ये नंबर 40 पार कर चुका है अगर कॉपी कैट क्राइम्स को भी काउंट करें। एक और महिला कहती है कि ये सब सुनकर लगता है जैसे दुनिया पागल हो गई है और पुलिस कुछ नहीं कर रही। लिसला फ्रस्ट्रेटेड होकर कहती है इसका क्या पॉइंट है, इवन अगर उनको पकड़ भी लिया जाए मेरी सिस्टर तो वापस नहीं आएगी। हर बार जब मैं बाहर जाती हूँ तो या तो कोई मर्डर होता है या रॉबरी। पुलिस पर रिलायंस नहीं किया जा सकता, हमें कुछ और सोचना होगा। वो प्रपोज करती है कि फ्यूचर क्रिमिनल्स को पहले से आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट किया जाए। योहान शॉक होकर पूछता है किल देम ऑल। लिसला कामली जवाब देती है हाँ, यही मेरी माइंड में बार बार आता है। उस रात रेस्टोरेंट से निकलते समय योहान उसे कहता है कि वो घर सेफली पहुंचे और ब्राइट स्ट्रीट्स पर चले जहां ज्यादा कैमरास हैं। लिसला इंडिफरेंट लगती है। योहान ऑकवर्डली हिम्मत जुटाकर कहता है कि उसे किसी नाइस पर्सन से मिलना चाहिए। लिसला हंसकर कहती है ठीक है, मैं सोचूंगी, और योहान राहत की सांस लेते हुए उसे वेव करता है। लेकिन तभी एक मिस्टीरियस आदमी जो रूफ टॉप पर खड़ा है उन दोनों को देख रहा होता है। उसकी आंखों में एक ब्लू ऑरा दिखती है। अगले दिन लिसला CCTV फुटेज चेक कर रही होती। न्यूज में बताया जाता है कि विक्टिम्स के बीच कोई कॉमनैलिटी नहीं है, बस एक चीज कॉमन है, उनके शरीर पर कार्व्ड नंबर्स। पुलिस ये भी कंफर्म नहीं कर पाई कि ये सब एक ही इंसान का काम है। लिसला रिपोर्ट्स पढ़ते हुए कहती हैं ये रैंडम किलिंग्स हैं, अनप्रेसिडेंटेड स्केल पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि विटनेसेस नहीं है। कुछ रेयर केसेस में लोग नंबर से फेस ऑफ के बाद भी बच गए। एक सर्वाइवर टेस्टिमोनी में ली जियोन नाम की महिला कहती है कि वो बस कोइंसिडेंस था। वो और उसका दोस्त रैंडमली एक नए कैफे गए और वो ही उनकी गलती बन गई। वो टेरिफाइड लगती है। उसी समय रूफ टॉप पर खड़ा वही आदमी दिखाई देता है जिसने पहले लिसला को ऑब्जर्व किया। एक और सर्वाइवर टेस्टिमोनी में चॉय चंगवान नाम का आदमी कहता है कि उसने रोड पर कुछ अलग महसूस किया। पीछे एक आदमी खड़ा था और उसे इंस्टिंक्टिवली पता था कि कुछ गलत होने वाला है। लिसला ये सुनकर सोच में पड़ जाती है। क्या रीजन है कि कुछ लोग सरवाइव कर जाते हैं और नंबर उन्हें क्यों छोड़ देता है? जियोन ने बताया कि नंबर ने उसके पास आकर बस एक लाइन कही, नंबर 1 नॉट यू, और फिर चला गया। उस रात लिसला अपने काउच पर लेटी हुई साई करती है। वो सोचती है पुलिस ने विक्टिम्स के नंबर्स रिवील नहीं किए, मेरे पास इंफॉर्मेशन बहुत कम है। ये कैसे पॉसिबल है कि कोई ओपनली मर्डर्स करे, बॉडीज छुपाए बिना, और फिर भी बच जाए? अगले दिन वो ऑफिस में अपनी टिप मेल बॉक्स चेक करती है और एक मेल देखकर शॉक्ड हो जाती है। वो तुरंत फोन उठाकर कॉल करती है। उसी रात वो स्ट्रीट्स पर वॉक करते हुए कहती है ये बेटर है लेकिन और मटेरियल जुटाना पड़ेगा। तभी उसे अपने पीछे किसी के फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई देती है। वो रुकती है और पीछे
वाले फुटस्टेप्स भी रुक जाते हैं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। जब वो पीछे मुड़ती है तो एक आदमी ठीक उसके पीछे खड़ा होता है। वो चलने लगती है और वो भी उसके पीछे चल पड़ता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि उसका डर सही था। अब वो भागने लगती है और वो आदमी उसके पीछे दौड़ने लगता है। वो जोर से चिल्लाती है, लेकिन तभी वो आदमी उसके कंधे पर हाथ रखता है। उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो जमीन पर गिर जाती है। वो आदमी अपना हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ाता है, लेकिन तभी अचानक जोहान आता है और उस आदमी पर चार्ज करता है। वो हैरान हो जाती है उसे देखकर। जोहान उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुम क्या कर रही हो? हमें भागना होगा। भागते हुए वो उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जोहान जवाब देता है, ये मेरे काम के पास है। लेकिन वो कौन पागल आदमी है? क्या ये नंबर है? वो कहता है, अभी हमें ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ लोग हों। अगर हम रेस्टोरेंट एरिया पहुँच जाएं तो वो हमारा पीछा नहीं करेगा। वो एक गली की तरफ इशारा करता है और कहता है कि ये मेन स्ट्रीट तक जाएगी। लेकिन जैसे ही वो गली में मुड़ती है उसे सरप्राइज होता है, ये गली तो डेड एंड है। वो पीछे मुड़कर जोहान को बताने वाली होती है, लेकिन तभी उसे जोहान एक बैट उठाते हुए दिखता है। अगले ही पल जोहान बैट उसके चेहरे पर मारता है। उसके कानों से इयररिंग्स उड़कर गिर जाते हैं और वो धीरे धीरे अपनी कॉन्शियसनेस खोने लगती है। तभी वो आदमी जो पहले उसका पीछा कर रहा था वहाँ पहुँच जाता है। वो आदमी जोहान से पूछता है, तुम इतनी तेजी से क्यों भाग रहे थे? जोहान मुस्कुराते हुए कहता है, रिलैक्स, मैंने उसे सही जगह तक पहुंचा दिया। यहाँ ना कैमरास हैं, ना विटनेसेस, इससे बेटर लोकेशन नहीं मिलेगी। उस आदमी की नजरों में एक अजीब सी चमक थी। वो कहता है, दोनों बहनें बहुत शार्प हैं। मुझे लगा था कि ये प्लान फेल हो जाएगा। सीला शॉक में बोलती है, इम्पॉसिबल, मेरी बहन तो नंबर के हाथों मरी थी। जोहान हंसते हुए कहता है, एग्जैक्टली, अब सबको लगेगा कि ये भी नंबर ने ही किया। फिर वो एक चाकू उठाता है और उसके हाथ पर कुछ कार्व करने लगता है। अब तुम्हारे मरने के बाद भी लोग समझेंगे कि ये नंबर का काम है, वो कहता है। सेला डर और गुस्से से उसे देखती है। तभी एक और आदमी गली में आता है। वो कुछ नहीं कहता, बस खड़ा रहता है। जोहान और वो आदमी उसकी तरफ देखते हैं। जोहान चिढ़कर कहता है, एंजॉय कर रहे हो तो जाओ यहाँ से। लेकिन वो आदमी कुछ नहीं बोलता। उसकी आंखों में एक नीला ऑरा दिखता है। उसके चेहरे पर एक गहरा स्कार था। वो दोनों के सिर के ऊपर नंबर्स देखता है। जोहान के ऊपर 4 और दूसरे आदमी के ऊपर 1। वो कहता है, फाइनली मैंने एक 4 और 1 ढूंढ लिया। डेस्टिन्ड मर्डरर्स। कुछ घंटे पहले सीला को एक टिप रिपोर्ट मिला था। उस रिपोर्ट में लिखा था कि नंबर ने एक और फैमिली की जान बचाई है। सीला उस औरत से मिलती है जिसने उसे रिपोर्ट भेजा था। वो औरत यांग सू यंग कहती है, नंबर ने मेरी भी जान बचाई थी। सीला को समझ नहीं आता। वो पूछती है, नंबर ने क्यों बचाया तुम्हें? यांग सू यंग हंसते हुए कहती है, तुम ये सवाल पूछ रही हो जबकि तुम्हारी जान भी बाल बाल बची थी। नंबर बस उन लोगों को मारता है जो डेस्टिन्ड होते हैं। सेला याद करती है कि कैसे नंबर ने उसके एक्स लवर को मारा था। वो अब समझने लगती है कि नंबर क्यों मारता है और क्यों बचाता है। गली में वापस वो आदमी जिसे नंबर कहते हैं आगे बढ़ता है। दूसरे आदमी के हाथ में एक पोल है। नंबर उसकी तरफ तेजी से बढ़ता है। जोहान कहता है, रुको, लेकिन वो आदमी नहीं रुकता। नंबर तेजी से उस पोल को उसके हाथ से छीनकर उसके पेट में जोर से मारता है। वो आदमी जमीन पर गिरता है, खून थूकता हुआ। नंबर उसे देखता है और कहता है, तुम नहीं, तुम्हारा नंबर 1 है। फिर वो जोहान की तरफ देखता है और कहता है, तुम हो मेरी टारगेट। सेला पैनिक करने लगती है। वो सोचती है, क्या ये सच में नंबर है? जोहान का चेहरा डर से भर जाता है। वो अपनी नाइफ को जोर से पकड़ लेता है, लेकिन नंबर उसके और करीब आता है और चाकू निकालकर उसे बार बार पेट में घोंप देता है। सीला ये सब देखती रहती है, उसकी आंखों में डर और कंफ्यूजन। वो नंबर को समझने लगती है क्यों वो अपने टारगेट्स को मारता है। जोहान जमीन पर गिरा होता है, खून से लथपथ। नंबर उसकी ओर डिस्गस्टेड नजरों से देखता है। फिर वो उसका सिर पकड़कर जोर से जमीन पर पटक देता है। नंबर देख सकता है कि जोहान के सिर के ऊपर 4 लिखा हुआ है। वो टेप रिकॉर्डर निकालता है और उसे ऑन करके बोलता है, वर्ष 2026, 90 नवंबर, नंबर 4 और मेरा नाम यूनियन है। वो जोहान की तरफ देखता है और कहता है कि अगर उसे मार देता है तो वो उन 4 लोगों को बचा सकता है जिन्हें जोहान मारने वाला था। फिर वो जोहान से पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई आखिरी शब्द, कोई फाइनल विशेस या कोई मैसेज है जो तुम किसी को देना चाहते हो? जोहान गुस्से में बोलता है, तुम पागल हो, कौन अपनी मर्जी से मरना चाहेगा? लेकिन नंबर के डेड इमोशनलेस आईज उसे और डराने लगते हैं। जोहान का डर बढ़ता जाता है और जब नंबर की छुरी उसकी गर्दन के पास पहुंचती है तो वो चिल्ला उठता है, रुको! लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। नंबर उसकी गर्दन पर छुरी चला देता है। जोहान खून से लथपथ अपनी जान बचाने की भीख मांगता है, लेकिन नंबर उसे ठंडे शब्दों में कहता है, दैट्स
नॉट पॉसिबल, और उसका गला पूरी तरह काट देता है। जोहन वहीं सड़क पर मर जाता है। नंबर जोहन के हाथ पर 4 काटता है। स्योट उससे पूछती है, तुम उस दूसरे इंसान को क्यों नहीं पकड़ उससे पूछती है, तुम उस दूसरे इंसान को क्यों नहीं पकड़ रहे। नंबर जवाब देता है, नंबर 1 एलिमिनेशन के टारगेट नहीं होते। किलिंग 1 person टू सेव अनदर डजंट मीन एनीथिंग। स्योट इसे मानने की कोशिश करती है और कहती, इट्स अ डिफिकल्ट लॉजिक टू एक्सेप्ट बट आई थिंक आई अंडरस्टैंड योर रूल्स। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ ताकि कोई और अपनी बहन या किसी अपने को न खोए। नंबर उसे ध्यान से सुनता है, फिर अपनी मास्क हटाकर पूछता है, तुम्हारे पास कोई फाइनल वर्ड्स हैं? स्योट शॉक्ड हो जाती है। वो पूछती है, व्हाट डू यू मीन? नंबर उसे बताता है कि उसके सिर के ऊपर 12 लिखा हुआ है। वो कहता है, एवरी ह्यूमन लाइफ इज इक्वल। मुझे नहीं पता कि कौन अच्छा है, कौन बुरा, कौन जीने लायक है और कौन नहीं। बस जो नंबर्स मेरे सामने आते हैं उन्हें इरेज कर देता हूँ। और वो स्योट को मार देता है। उसके हाथ पर 12 लिखता है। न्यूज चैनल्स नंबर के केसेस और कॉपी कैट क्राइम्स। न्यूज चैनल्स नंबर के केसेस और कॉपी कैट क्राइम्स की बात कर रहे हैं। उसी बीच नंबर एक कॉफी शॉप में बैठा होता है, अपने नोटबुक में कुछ स्केच कर रहा है। वो लोगों के सिर पर दिखने वाले नंबर देखता है। उसकी नजर एक औरत पर पड़ती है जिसके सिर पर 2 लिखा है, फिर एक आदमी पर जिसके सिर पर 4 है। नंबर अपने लिए टारगेट्स प्रायोरिटाइज करता है, सबसे बड़े नंबर्स को पहले। कॉफी शॉप में कैओस होता है जब कुछ गैंग मेंबर्स आकर डिस्टर्ब करने लगते हैं। नंबर साइलेंटली ऑब्जर्व करता है और अचानक बिना ड्रिंक खत्म किए वहां से चला जाता है। गैंग के मेंबर्स सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। नंबर उन्हें दूर से देखता है, उनके एक्शंस और बिहेवियर एनालाइज करता है। एक मेंबर जो अभी प्रोबेशन पर है अपने दोस्तों से अपनी बची हुई सजा के बारे में बात करता है। वो कहता है कि कैसे उसने एक हाई स्कूल लड़की के पिता को डील कर लिया। नंबर उनके सिर पर नंबर्स देख रहा है और साइलेंटली अपने मिशन के बारे में सोच रहा है। उसने जैसे ही उसे बताया कि वो जितना चाहे उतना पैसे देगा, वो फिर भी बकवास करता रहा। उसने ये तो माना कि पीकर गाड़ी चलाना उसकी गलती थी, लेकिन फिर पूछा उन्हें क्या चाहिए था? क्या वो लड़की के पैरों को फिर से उगाने की कोशिश करें? ये तो पॉसिबल नहीं है। उसे अपनी बदकिस्मती माननी चाहिए। और फिर ये सोचने लगा कि क्यों उसे लगातार ताने मारे जा रहे थे, जबकि जो हो चुका था वो हो चुका। आखिरकार वो आदमी डर के बाद मान गया। उसने और शराब पी और रात को फिर से अपनी कार में बैठने लगा। सब लोग उसे कहते रहे कि ध्यान से घर जाना, और इस बात पे हंसी भी उड़ा रहे थे कि वो फिर से शराब पीकर गाड़ी चला रहा है। सब मजाक करते हुए कहते हैं कि पुलिस उसे पकड़ने वाली है और उसे चेतावनी देते हैं कि ध्यान रखना, पकड़ा मत जाना। ये कुछ ऐसा ही था जैसा गैंगस्टर ड्रामा में होता है। जब वो गाड़ी चला रहा था तो उसकी आंखें पूरी तरह से भटक रही थी। वो ब्रेक भी ठीक से नहीं लगा रहा था और गाड़ी सड़क के किनारे चल रहे लोगों की तरफ मुड़ रही। जब वो सोने की हालत में था, नंबर ने उसे व्हील घुमाने के लिए कहा। तभी उसने गाड़ी को अचानक घुमाया और सड़क किनारे चल रहे लोगों को मुश्किल टक्कर मारने से बचा लिया। वो डर से पूरी तरह से पसीने पसीने हो गया। नंबर ने कहा कि आगे बढ़ो और दूसरे इंटरसेक्शन पर दाएं मुड़ो, बाहर की सड़क की तरफ जाओ। नंबर का नंबर झपक रहा था और नंबर ने कहा कि ये झपकना मतलब है कि नंबर बदलने वाला है। ये आमतौर पर 24 घंटे के अंदर होता है या कभी कभी सिर्फ 10 मिनट में, और किसी की मौत होने वाली है। उसने उस आदमी से कहा कि कार रोककर वो पैसेंजर सीट पर बैठ जाए और पूछा कि क्या उसके पास कोई आखिरी शब्द या इच्छाएं हैं, वो सुन सकता है। 3 से गिनती करने के बाद उसने आदमी से पूछा कि क्या वो कुछ कहना चाहता है। आदमी को समझ में आ गया कि उसे क्या करना है। डर के मारे उसने हाथ बढ़ाया, खून बिखरा और उसने चाकू पकड़ लिया। नंबर को ये देखकर आश्चर्य हुआ और वो आदमी गैस पैडल दबाते हुए गाड़ी को बाएं और दाएं झूलते हुए चला रहा। नंबर ने उसका सिर पकड़कर उसे बार बार खिड़की में पटका। खिड़की टूट गई। फिर उसने चाकू को निकालते हुए उस आदमी को छाती में बार बार गोद दिया। कोई रहम नहीं दिखाया। नंबर ने फिर ब्रेक पर पैर रखा और गाड़ी रुक गई। गैस अभी भी दबा हुआ था और फिर गाड़ी ने सामान्य रूप से चलना शुरू किया। अब नंबर ड्राइवर सीट पर था और वो आदमी 5 खून से सना हुआ था। नंबर ने कहा कि आज 15 नवंबर 2026 है और झपकना बंद हो गया, लेकिन 5 का नंबर अब भी 5 था। 5 हांफते हुए नंबर से पूछा कि उसे किसने
भेजा। नंबर ने जवाब दिया कि वो सोचता था कि अगर हत्या को रोक भी दिया तो वो सिर्फ देरी से होगा, वो पल आएगा ही। अपनी आखिरी सांसों में 5 ने चाकू निकाला और नंबर से कहा कि वो मर जाए, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, नंबर ने उसे गर्दन में एक झटके से मारा। 5 की आंखें पीछे की ओर चली गईं और वो सीट पर गिरकर मर गया। नंबर ने अपने रिकॉर्डर में बात करते हुए कहा, जैसा कि उम्मीद थी, इस बार नंबर पूरी तरह से गायब हो गया। कुछ समय बाद अगले दिन नंबर वहीं पुराने रेस्टोरेंट में था। कुछ खाकर बिल चुका था और सीढ़ियों से नीचे उतर रहा। उसने देखा कि एक वेट्रेस एक बॉक्स के साथ जूझ रही थी। उसने माफी मांगी और कहा कि उसे रास्ता पार करना है। नंबर को याद आया कि उसकी नंबर पहले 1 था, लेकिन अब वो नंबर झपक रहा था और सुनहरी आभा में चमक रहा। जैसे ही वेट्रेस अपना संतुलन खोने लगी, वो गिरने वाली थी। नंबर ने जल्दी से उसकी बांह पकड़ ली, उसे गिरने से बचा लिया। वेट्रेस घबराते हुए उसे धन्यवाद कहने लगी और माफी मांगने लगी। दूसरी महिला ने थोड़ा नाराज होकर कहा कि वेट्रेस को थोड़ा और ध्यान रखना चाहिए। उसने नंबर से पूछा कि क्या वो कहीं चोटिल हुआ है, लेकिन नंबर बस उसे घूरते हुए देख रहा था, अब भी पूरी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था। उसने वेट्रेस की खासियतें नोट की, उसके बेज रंग के घुंघराले बाल, ओल्ड नेवी के स्नीकर्स और उसका कद लगभग 160 सेंटीमीटर। उसे यकीन था कि वो वही कर्मचारी है जिसका नंबर पहले 1 था। उसने सोचा कि उसके नंबर ने कैसे बदल लिया, क्योंकि नंबर कभी नहीं बदलते एक बार सेट हो जाने के बाद। वेट्रेस फिर से माफी मांगने लगी और बोली कि उसे सिरदर्द हो रहा है और वो थोड़ी देर आराम करना चाहती। उसकी सहकर्मी ने उसे शांत रहने की सलाह दी और कहा कि उसकी आंखों में जलन हो रही है, शायद वो देर तक सोती नहीं है या आंखें सूख रही हैं। वेट्रेस ने कहा कि उसे नहीं पता और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। उसे स्कूल में मस्ती करने की उम्र में होना चाहिए था, जहाँ वो बहुत ज्यादा मुस्कुराती है लेकिन अपने बारे में कभी कुछ नहीं कहती। हम देखते हैं कि उसका नजर धीरे धीरे धुंधला हो रहा है क्योंकि वो पैनिक अटैक से गुजार रही है। वो अपने आप को काम करने की कोशिश करती है और गहरी सांस लेती है। धीरे धीरे वो अपने आप को शांत करती है और कहती है, यह मुझे हैरान करता है लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। फिर वो सोचती है कि जल्दी करना होगा वरना देर हो जाएगी। तभी एक आदमी उसका चेहरा थप्पड़ मारता है और कहता है, अगली बार देर मत होना। गी हियन सोचती है कि ऐसे चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि फिजिकल चीजें इतनी सीरियस नहीं होती, बस कुछ थप्पड़े लगते हैं और ये बॉस की गट्स थियरी का हिस्सा है। अगर वो ये सब बर्दाश्त कर सकती है तो वो अच्छा काम कर सकती है। वो खुद से कहती है कि वो अपनी उम्र से ज्यादा काम कर सकती है और ज्यादा पैसा कमा सकती है। ये काम का जगह भी अच्छा है, इसलिए कोई रीजन नहीं है न कहने का। फिर भी कभी कभी जब उसमें एनर्जी नहीं होती तो उसे अपनी मुस्कुराहट को थोड़ा फोर्स बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर वो ऐसे करते रहेगी तो एक दिन असली मुस्कुराहट अपने आप ही आ जाएगी। तभी एक आदमी उसे बुलाता है, हे तुम। उसका पूरा नाम लेकर पूछता है क्या वो यही रहती है। बाकी लोग उसे पूछते हैं कि ये कौन है। वो आदमी कहता है कि वो उसके साथ मिडिल स्कूल में थी। वो बताता है कि वो लोग एलिमेंट्री स्कूल में भी साथ थे, पर दूसरे लोग कहते हैं कि उन्हें कोई आइडिया नहीं है। गी हियन घबरा जाती है। उसका डेस्क पर एक शब्द लिखा होता है, मर्डरर डाई। वो आदमी कहता है कि जिस मोहन चोल केस के बारे में वो बात कर रहे थे वो उसका बाप था और वो एक मर्डरर था। गी हियन का मन घबरा जाता है। उसे लगता है कि वो अभी वॉमिट करेगी। लोग हंस रहे होते हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने कभी नहीं जाना कि हंसा की एक बेटी भी थी। गी हियन के आंखों से कुछ रोशनी निकलती है, जैसे वो अपने आसपास की दुनिया को बिल्कुल ब्लैंक देख रही हो। वो सोचती है ये क्या हो रहा है। उसका दिमाग तेज दाढ़ से फट रहा है और आंखों के सामने अजीब सी तस्वीरें आ रही होती हैं। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब पापाराजी हंसा से पूछ रहे थे कि उसने अपना क्राइम क्यों किया और क्या वो अपने विक्टिम के परिवार से माफी मांगता है। गी हियन अपनी मां